हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना पिछले वाले वीडियो में बच गया था 7th क्वेश्चन, उसको स्टार्ट करेंगे। और तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो टारगेट क्या हमारा 100 में से 100 नंबर मैथ में, ठीक है। और उसके लिए तुमको भैया फुल मेहनत करनी पड़ेगी, फुल जितना हो सके उतनी मेहनत करना। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से। क्वेश्चन क्या बोल, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन ये कह रहा है अपना कि इसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब है कि एक मैदान है वर्ताकार मैदान। कौन सा मैदान है भैया सर? वर्ताकार मैदान है, गोल मैदान। उसका चक्कर लगाने में, हाँ वाकई में गोल तो नहीं है वैसे, लेकिन तुम इमेजिन कर लेना भाई। अब सोनिया है और रवि है, दोनों इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया को इसका चक्कर लगाने में तो 18 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि को बेचारे को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करेंगे। मतलब एक ही, ये और ये दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पे चलना प्रारंभ कर रहा है। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये लगा रहा है चक्कर। तो दोनों के कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या मतलब कि ये वापस गया, इधर आया, ये रवि गया, सोनिया आई, तो ये दोनों कौन से समय या फिर कौन से स्थान, कौन से समय पर या कौन समय के बाद वापस इस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, अपन को ये बताना है, ठीक है। तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं ना कि कोई वर्ताकार चक्कर लगा रहा है या फिर घंटी बज रही है, तो इन सभी क्वेश्चनों में तुमको एलसीएम ज्ञात करने का है। क्या ज्ञात करना है तुमको? एलसीएम। तो मतलब अपन 18 और 12 का अपन ज्ञात कर लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले तो अपन लिखते दिया है जो, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे क्या कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट। और जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना था, 12 मिनट था। तो ज्ञात करना है अपन को कि दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। मतलब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 18 का और 12 का। तो तुम ये लिख सकते हो, दिया है कि मतलब सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय और रवि को और ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। अब अपन ज्ञात करते हैं एलसीएम किस का, 18 का और 12 का एलसीएम। तो देखना यहाँ पे, तो अतः अपन कर देंगे इस 18 का और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 18 व 12, 18 तथा 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य। अब देखो अभाज्य गुणनखंड, अब इन दोनों का अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जब एलसीएम ज्ञात करना हो ना तब दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं। देखना कैसे, 18 लिया मैंने इधर और इधर मैंने 12 लिया। अब करते हैं, सबसे पहले तो इसमें दो का भाग जाएंगे। देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है उसका भाग दे दो। अगर एक संख्या में भाग जा रहा है दूसरे में नहीं जा रहा तो भी तुम दे दो जिसमें जा रहा हो। 2 का इसमें जा रहा है 9 और इधर आ गया 6। अब 2 का जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा भाग, तो ये 9 का 9 ही रहेगा। इसमें जा रहा है 3 बार में। अब 2 का नहीं जा रहा, तो अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है ना। कितनी बार गया 9 में सर? 9 में 3 बार गया और इसमें 1 बार आ गया। अब इसमें वापस 3 का भाग गया कितनी बार में? 1 बार में। जहाँ पर ये यहाँ पे दोनों तरफ या फिर एक एक ना आ जावे तो उसको अपन करते जाना सॉल्व, और एक एक आ जाए मतलब वहीं पे खत्म हो गया ये। तो अपना एलसीएम क्या आ गया किस का? एलसीएम 18 और 12 का। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी संख्या को इंटू कर दो। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा भैया? 4, 12 और 36। मतलब दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे ये दोनों। तो हम बोल देंगे कि अतः सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट
बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना खत्म यहीं पे कि दोनों 36 मिनट बाद में मिलेंगे। तो आप इसको लिख लेना भैया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अब आ गया अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो देखो भाई 1.2 का भाई ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम्हारे को, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पक्के देखने को मिलेगा ये 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का। बस यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है कि √5 के स्थान पे आ सकता है √2 या फिर √3। ठीक है, √2, √3 और √5 इन तीनों में से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वापस √2 और √3 और √5 इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुमको पक्का देखने को मिलेगा पक्का। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। और 1 नंबर क्वेश्चन है। देखो अगर तुम इसको समझ लोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर तुम इसको समझोगे नहीं तो क्वेश्चन फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए शांति से समझना यहाँ पे और नजरें यहाँ पे रखना। सबसे पहले तो क्या क्या देर का है इसके अंदर सर, इसमें सिद्ध करना है, दिया हुआ तो कुछ नहीं है, सिद्ध करना है कि √5 एक ए परमेय संख्या है। क्या कि √5 एक ए परमेय संख्या, ये अपन को सिद्ध करना है। अब √5 ए परमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको मानेंगे अपन कि √5 एक परमेय संख्या है। समझ लो कि √5 एक परमेय संख्या है। अगर इसको अपन मान लेंगे परमेय संख्या और लास्ट में अपन सिद्ध करते 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 इसको बोल देंगे कि ये परमेय संख्या नहीं है, अपन लास्ट में जो सिद्ध कर देंगे ये परमेय संख्या नहीं है। अगर ये फिर परमेय संख्या नहीं होंगी तो फिर कौन सी संख्या होंगी ये सर, ये फिर ए परमेय संख्या होंगी। इसलिए इसको स्टार्टिंग में अपन मान लेंगे, माना कि इसका खेल माना से स्टार्ट होगा। फिर पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब तुम बताओ मुझे, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं सर? इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना सर, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो मतलब P/Q बराबर क्या होगा √5। और इसके लिए ये कंडीशन याद रखना भैया कि यहाँ पे 2 बातें लिख रहा हूँ मैं, जहाँ P व Q सहभाज्य संख्या हो, है मतलब, है ना, सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे भाई यही बात है हमारी, मतलब इस क्वेश्चन की जो मेन बात है ना वो इसी पर टिकी हुई है कि P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या। और मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है कि जिन दोनों संख्याओं में, मतलब इन दोनों में एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर एक संख्या का भाग जा रहा है तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। या फिर जो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है कि सर सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है कि जिसका HCF कितना आए, 1 आए। जिन संख्याओं का HCF 1 आए और या फिर उसका गुणनखंड करने पर उसमें उभयनिष्ठ 1 आए तो वो सहभाज्य संख्या होती है। और इसको नॉर्मल भाषा में अपन समझे तो इसमें अपन ये समझना है कि इन दोनों में एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर एक ही संख्या का भाग जा रहा है तो फिर वो सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। वही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये होगा। अब इसको भाई इधर से वजन गुणा कर दो, मतलब इसको इससे इंटू कर दो तो P बराबर क्या हो जाएगा √5 इंटू Q। तो √5 Q से इंटू हो तो क्या जाएगा √5Q। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। देखो पैटर्न सेम ही चलेंगे इनका, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ इसका मैं वर्ग कर देता हूं यहाँ पे। तो P स्क्वायर इधर हो गया, इधर √5Q का होल स्क्वायर। P का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है ना,
इस रूट 5 का भी स्क्वायर है ये, और इस क्यू का भी स्क्वायर है ये, दोनों का स्क्वायर वही है। तो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर चल रहा है इधर, और ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो क्या बचेगा 5, और q का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, q स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारे समीकरण नंबर 1 दे देना इसको, कि क्या हुआ कि जो p स्क्वायर था ये स्क्वायर इसका भी था, ये स्क्वायर इसका भी था, तो मैंने दोनों पे एक बार लगा दिया। अब ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा और ये स्क्वायर सेम को सेम लग रहा है, तो क्या बचेगा 5q स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसमें ही अब इसको बट्टे में भेज दो भाई, किसके, p स्क्वायर के बट्टे में, तो p स्क्वायर के बट्टे में 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या q स्क्वायर बचा इधर। अब इससे तुमको एक बात समझ में आ रही है क्या कि सर कि p स्क्वायर, एक बात समझ में आ पाए ना कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है ना भाई, p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब समझना अब तुम्हें, आप इसका मतलब मैंने ऐसा बोला कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे, मान लो मैं बोलता हूँ कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब 5 के स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 में 5 का भाग जा रहा है, तो क्या इस 5 में भी 5 का भाग जा रहा है क्या सर, बिल्कुल जा रहा है ना सर, 5 में 5 का भाग जा रहा है। मतलब यदि किसी के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जा रहा हो तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। एक और समझ ले, मान लो कि 7 के स्क्वायर में 7 का भाग जा रहा है तो इस 7 में भी 7 का भाग जाएगा। मान लो कि 8 के स्क्वायर में 4 का भाग जा रहा है, 8 के स्क्वायर में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस 8 में भी तो 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना भाई सर, बिल्कुल जाएगा। अब बताओ तुम, यदि 5 के स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है क्या सर, नहीं जा रहा है, तो 5 में भी 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये केस बहुत कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बात फिक्स है कि यदि किसी के स्क्वायर में 5 इस नीचे वाले संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। बात समझ में आती है तुमको सर? हाँ बिल्कुल आती है सर, लेकिन सर एक बार और समझाओगे? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं समझाएंगे। सर क्या बोला मैंने कि यदि किसी के स्क्वायर में किसी का भाग जा रहा है, इसके पूरे मतलब 25 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, 5 आ रहा है, तो उसका जो संख्या है ना उस संख्या में भी इसका भाग जाएगा पूरा। ये बात समझना, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि क्या लिखी मैंने कि p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस p में भी 5 का भाग जाएगा, इस p में भी 5 का भाग जाएगा, मतलब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये बात भाई, ये बात समझने वाली है यहाँ पे। अब सर जा रहा है तो p में किसका भाग जा रहा है, 5 का, मतलब p में 5 का भाग जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना तुमको। अब मान लो कि जैसे मैं 10 में 5 का भाग देता हूँ तो क्या आता है, 2 आता है, 16 में 4 का भाग देता हूँ क्या आता है, 4 आता है। इसी प्रकार p में 5 का भाग जाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अपन को पता नहीं है तो अपन मान लेंगे p q। अब इसको क्या मानना, r मान लेंगे अपन, तो इसको मान लेते हैं अपन r, क्या मान लेंगे इसको, r। अब दोनों तरफ वर्क कर दो भाई, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों इसको तुम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अपन वापस इसको बट्टे में लेके आएंगे वापस में। तो p/5 का वर्ग हो गया इधर, और इधर r का वर्ग हो गया इधर। अब p का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बोलो सर, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया इधर, है ना, और इधर r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखो अपने पास p स्क्वायर का मान है ना अपने पास, समीकरण नंबर 1 में देखो p स्क्वायर बराबर क्या है, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, तो बोल देंगे इसका मान रख देंगे 5q स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है इधर,
बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे इधर सर, इधर आ रहा है अपने पास 25 बराबर आर स्क्वायर। अब इसको मैंने काट देंगे, 5 से कम 5, 5 ना 25, क्या बच रहा है क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर आर स्क्वायर। अब इसका भी मतलब समझो तुम, सेम सर इसमें भी यही बात हो रही है सर। क्या बात हो रही है इसमें कि क्यू के स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, देख क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू बी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, वही बात है भाई, अब समझने वाली बात नहीं तुमको, क्योंकि तुमने पहले ही समझ ली कि यदि क्यू के स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो इस क्यू में भी 5 का भाग जाएगा, मतलब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब अतः स्पष्ट है, अतः कि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, विभाजित है ना भाई, क्योंकि अपन ने ऊपर बात की, यहाँ पे अपन ने बात की कि P भी 5 से विभाजित है, मतलब P में भी 5 का भाग जा रहा है, और हमने यहाँ पे बात की कि Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब कि P और Q दोनों में 5 का भाग जा रहा है। लेकिन अपन ने P और Q को अपन ने क्या माना था सर, अपने P और Q को तो हमने सहभाज्य संख्या मानी थी ना, और सहभाज्य संख्या क्या संख्या होती है कि सर सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है कि जिसमें केवल खुद का भाग जावे या फिर दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग नहीं जावे। बात समझ में आ रही है कि इन दोनों संख्याओं में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जावे, लेकिन इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है भाई, ये किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो इसका मतलब P में भी कहीं ना कहीं 5 है और Q में भी कहीं ना कहीं 5 है, तो इसमें एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ आ रहा है, और जब एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ आती है किसी संख्या के गुणनखंड में, तो वो संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो P बटा Q भी क्या है, परमेय संख्या नहीं है। अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर ये कौन सी संख्या है सर, ये अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, अपरमेय संख्या है। तो भाई ये पूरा तोड़ यही का है कि सहअभाज्य संख्या का पूरा तोड़ है भाई। अगर तुमने समझ ली सहअभाज्य संख्या क्या है और क्या नहीं है तो फिर क्वेश्चन हो गया। तो बोल देंगे कि अतः P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसलिए P बटा Q परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर P बटा परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। तो अपन बोल देंगे कि अतः हमारी कल्पना, क्योंकि अपने कल्पना की थी ना, अपने इमेजिन किया था, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये गलत होगी क्या, हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं होंगी तो क्या होंगी कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया अपना हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, HP। भाई क्वेश्चन बहुत मस्त था क्वेश्चन। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को एक बार वापस देख लेना शुरू से।
तुमको समझ में आ जाएगा। और मैं पहले बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पक्का आने वाला है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। सारा मसला यहाँ पे पर सेबबाजी संख्या का ये यहाँ पे कर, सेबबाजी संख्या जिसने समझ ली उसका क्वेश्चन हो गया, और जिसने नहीं समझी फिर क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है तुम्हारा। ठीक है, तो इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे। हाँ, इसी के साथ तुमको जो ये है ना 2 क्वेश्चन और बचे, √2 और √3, इन दोनों को तुमको घर पे सोल्व करना है भाई अपनी कॉपी में। ठीक है, पक्का सोल्व करना है इन दोनों क्वेश्चनों को, और कमेंट में लिख देना हाँ सर हमने सोल्व कर लिया, हाँ सर हमने नहीं किया, कर लिया। लेकिन करना है तुम्हारे को, लिखना है और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको करना है क्वेश्चन सोल्व। अगर तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर कैसे आएंगे फिर, है ना। तो नंबर लाने के लिए तुमको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। तो तुमको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने तुम्हारे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ तुमको घर पे एक बार वापस रिवीजन करना है। तो बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।